विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय। आज अपन प्रजनन के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि सृष्टि के अंदर जो जीव जन्म लेता है वो वयस्क होता है। वयस्क यानी सेक्सुअली मैच्योर, प्रजनन करने के सक्षम होता है, संतति उत्पन्न करता है, जरणता को प्राप्त होता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात सबसे मुख्य कार्य एक जीव का होता है अपनी संतति की उत्पत्ति करना, अपने आने वाली संतति, अपने जाति के अस्तित्व को बचाए रखना ही सभी जीवों और पादपों का एकमात्र मुख्य लक्षण होता है। ये संतति किस प्रकार से उत्पन्न हो, किस आधार पर प्रजनन की विधि रही हो, उसके आधार पर जब हम वर्गीकृत करते हैं तो दो प्रकार की प्रजनन विधियां हमें ज्ञात होती है। पहला है अलैंगिक प्रजनन और दूसरा है लैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब एक ही पैतृक जीव से बिना किसी विशिष्ट जननांगों व अंडे की मदद से नए जीव के निर्माण हो तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इस अलैंगिक जनन की विशेषता कि इसमें एक ही जंतु द्वारा संतति का उत्पन्न होना और दो विशेषताएं विशेषकर एक समसूत्रीय विभाजन एवं निषेचन, ये दोनों क्रियाएं का अभाव होता है इसके अंदर। अर्थात जब हम अंग्रेजी में कहते हैं तो इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विदाउट मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। ये दो विशेषताओं को आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ जो मैं शब्द काम में ले रहा हूँ समसूत्रीय विभाजन और निषेचन, इन दोनों के अभाव में जो संतति उत्पन्न होती है वह अलैंगिक उसके अंदर आती है। अर्थात क्योंकि वह एक ही जंतु से आए हुए डीएनए होते हैं, इसलिए उनमें जेनेटिक स्तर पर किसी भी प्रकार की विविधता नहीं मिलती, वो एग्जैक्ट एक उसके समान ही कॉपी होती है। यह लैंगिक प्रजनन से किस प्रकार से भिन्नता रखता है, तो लैंगिक में आगे अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर भी यहाँ एक मोटे तौर पर विभाजन अगर करना हो कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो लैंगिक के अंदर सबसे पहले तो उसके अंदर दो जीव होने चाहिए, एक नर एक मादा। दूसरा मियोसिस की प्रक्रिया, समसूत्रीय विभाजन होना चाहिए और तीसरा निषेचन की क्रिया होनी चाहिए। क्योंकि इसमें समसूत्रीय विभाजन हुआ है, दो नर और मादा के डीएनए का मिश्रण हुआ है, इसलिए उसमें जेनेटिक विविधता पाई जाएगी। कौन कौन से जीव हैं जो अलैंगिक विधि द्वारा प्रजनन करते हैं, तो बहुत से जीव अपने जंतुओं में और पादपों में पाए जाते हैं। तो ये अपन ने बताया है एकमात्र फंजाई, इसके अंदर किसी भी प्रकार का यह अलैंगिक प्रजनन नहीं पाया जाता। कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहला तो है फिजन, फिजन का विभाजन। फिर है समसूत्रीय विभाजन, माइटोटिक डिवीजन द्वारा, बडिंग मुकुलन द्वारा, पुनरुद्भवन एनिमल रीजनरेशन द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वह क्लोनिंग द्वारा। ये 6 विधियों द्वारा यह अलैंगिक प्रजनन होता है।
अब अपन एक एक करके एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आया फिजन। यह ज़्यादातर फिजन की क्रिया यह प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर होती है, जिसके अंदर अपन जानते हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियस का अभाव होता है, तो डीएनए उसमें चारों तरफ बिखरा रहता है। तो इसमें समसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता नहीं होती, मात्र आकार के अंदर ये बड़े होते हैं और आकार में बड़े होने के बाद में ये दो में एक जैसे आधे आधे हिस्से में विभक्त हो जाते हैं। और ये इसका डायग्राम है किस प्रकार से इसका दो कोशिकाओं में अपने आप को पुत्री संतति में बट जाना ये बताया गया है। और ये कॉपियां हैं और अंत में जो दो अपने को संतति पुत्री मिलेगी, जो प्रथम जीव था अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब अपने को मात्र दो पुत्री संतति ही अपने को एक जैसी प्राप्त होगी। अब आते हैं अपन माइटोटिक सेल डिवीजन में। ये वो था प्रोकैरियोट्स में, ये यूनिसेलुलर जो एक कोश के यूकैरियोट्स है जैसे अमीबा, उसके अंदर ये पाया जाता है। इसमें माइटोसिस समसूत्रीय विभाजन होता है, वह कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन हम जानते हैं दो होता है, अर्धसूत्रीय और समसूत्रीय। समसूत्रीय विभाजन द्वारा ये माइटोटिक सेल डिवीजन की प्रक्रिया द्वारा ये विभाजित होंगे। इसके अंदर द्विविभाजन भी हो सकता है और बहुविभाजन भी हो सकता है। तो आप कई जगह आप पाएंगे लिखा हुआ बाइनरी फिशन और कई जगह मल्टीपल फिशन पाए जाएंगे। किस प्रकार से अमीबा में होता है वो आपको ये बताया गया है कि अमीबा के अंदर सेल डिवीजन की प्रक्रिया द्वारा वो जो न्यूक्लियस के अंदर सेल है वो दो में विभक्त होगा और साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस विधि द्वारा धीरे धीरे खांच बनेगी, खांच बनकर उनको दो में विभक्त कर देगी और अंत में अपने को दो संतति अमीबा पुत्री अमीबा प्राप्त होंगे। तीसरी है मुकुलन, जिसे अपन कहते हैं बडिंग। इस बडिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें भी वही माइटोस समसूत्रीय विभाजन होगा, एक जैसा बिल्कुल जिस प्रकार के अपने इसके अंदर वो होता है बहुविधि या कलिका द्वारा, जिसे अंग्रेजी में आउटग्रोथ या बडिंग द्वारा कहते हैं, उस द्वारा कोशिकाओं से एक पूरा प्राणी का निर्माण होना। तो ये हाइड्रा का उदाहरण अपन देते हैं। इसके अंदर किस प्रकार से हाइड्रा के अंदर एक मुकुलन धीरे से एक बहिवृद्धि अपने को दिख रही है, ये कलिका रूप में विकसित होती है और धीरे धीरे जैसे बड़ी होने के बाद में ये अलग हो जाती है, अलग अस्तित्व के रूप में रहती है या उसी के साथ में बनी रहेगी तो ये कॉलोनी का निर्माण करती है। इसी प्रकार से ये अपन देख रहे हैं कोरल्स की, इसमें ये अलग ना होकर ये एक साथ रहते हैं तो ये कॉलोनी का निर्माण कर लेते हैं। इसी के अंदर अपने जो आपने पॉरीफेरा के अंदर पढ़ा है एक अलग विशेष प्रकार का लैंगिक जनन, जिसे अपन जेम्यूल द्वारा कहते हैं। जेम्यूल का निर्माण होता है जब भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, पानी का अभाव हो जाता है, तो वो सारे आर्चियोसाइट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जेम्यूल का निर्माण करते हैं। जब भी अनुकूल परिस्थिति आएगी अर्थात पानी मिलेगा तो आर्चियोसाइट्स माइक्रोपाइल में से पानी अंदर आता है, ये फूलता है, फूलने के बाद में आर्चियोसाइट सारे पानी में बाहर आ जाते हैं और हर एक आर्चियोसाइट्स में अब क्षमता है वो एक पूर्ण नई स्पंज बनाने की। वह भी एक प्रकार का मुकुलन की विधि द्वारा यह अपना प्रजनन करते हैं। फिर है अपना एनिमल रीजनरेशन, पुनरुद्भवन। ये ज़्यादातर अपने को प्राणियों में पादपों में देखने को मिलता है, लेकिन हमें कई से जंतुओं में भी देखने को मिलता है। इसमें स्पंजेस है, सी स्टार्स है, प्लेनेरियंस हैं, इनके अंदर इस प्रकार का अपने को प्रजनन विधि पाई जाती है। अगर ये जो स्टारफिश है अगर इसको अपन काट दें, ध्यान रहे इसकी एक विशेषता है कि काट ऐसा होना चाहिए कि उसका एक अंश जो सेंट्रल डिस्क है इसकी उसको लेते हुए वो काट हो। इसके जो 5 आर्म्स है उस आर्म्स को अपने को काटना है कि ये सेंट्रल डिस्क का पार्ट भी उसके अंदर शामिल होगा। तो हर एक
जो अपने इसका पाद काटा है, इसके लेग्स आर्म्स को काटा है, जिसके अंदर सेंट्रल डिस्क युक्त है, तो वो अपने आप एक पूरा सी स्टार बनाने की क्षमता रखते हैं। ये उसी का है, ये उसी का चित्र है, उसी का वर्णन है। अब आते हैं मनुष्य के अंदर भी होता है क्या? मनुष्य के अंदर सिर्फ रिपेयरिंग का काम होता है, जिसके अंदर मुख्य उदाहरण जब अपन देते हैं तो अपने में पाई जाने वाली चमड़ी और लिवर कोशिकाएं, इनके अंदर जब भी ये डैमेज होती है तो इनको रिपेयर इस विधि द्वारा कर लिया जाता है। तो ये मात्र रिपेयरिंग का प्रोसेस है, ये एक प्रजनन की विधि नहीं है कि जिसके अंदर कोई नया जीव उत्पन्न हो रहा है। यह मात्र एक अपने दोष को रिपेयर करने की विधि अपने मनुष्य के अंदर पाई जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये पादपों से संबंधित है, इसलिए इसके बारे में अपन चर्चा ना करेंगे। लेकिन क्योंकि जब प्रजनन की बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार का प्रजनन है। उसके बाद में अपना क्लोनिंग आता है। क्लोनिंग, क्लोन जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है ट्विग, टहनी। जिस प्रकार से टहनी को लगा दिया जाए और वो एक पेड़ बन जाए, उसी को आधार बनाकर क्लोनिंग शब्द का काम में लिया गया था। जंतु और पादपों की समान कृतियों उत्पन्न करने को क्लोनिंग कहते हैं। यह भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जो लेबोरेटरीज के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर किया जाता है। जो अच्छा ट्रेट अपने को, जो उसके गुण पाए जाते हैं, उन गुणों को बनाए रखने के लिए और किस तरह से ये मानव जाति के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सके, इसके लिए अपन इस क्लोनिंग विधि द्वारा अपन ये उत्पन्न करते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। वैसे क्लोनिंग अपने को अलग से विस्तृत अध्ययन भी करना है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर ये 4 प्रकार की होती है। जीन क्लोनिंग, कोशिकीय या सेलुलर क्लोनिंग, प्रजननीय या रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, और आखिरी जिसका सबसे ज़्यादा वर्तमान में उपयोग हो रहा है वो चिकित्सीय थेरेपेटिक क्लोनिंग। अपन क्लोनिंग के बारे में जब बात करते हैं तो एक अपने को उदाहरण, अपने को सबसे ज़्यादा चर्चित उदाहरण जो सामने आता है वो डॉली का है। डॉली के बारे में भी विस्तृत अध्ययन करेंगे, लेकिन आप ये सामने जो चित्र आया है इसके अंदर 2 प्रकार की भेड़ दिखाई दी गई है, एक एक्स है, एक वाई है। एक्स का अपन ने सोमेटिक सेल में से डीएनए निकाला, और जो शीप एक्स है उसका तो सोमेटिक डीएनए लिया, और जो जेड शीप है भेड़, उसका अपन ने जो अंडा लिया उसका डीएनए हटा लिया। उसका हटाकर अपने एक कोशिकीय डीएनए जो सोमेटिक सेल है इस एक्स का, उसका उसके अंडे के अंदर उसको ट्रांसफ़र किया, और फिर उससे जो अपने को ये उत्पन्न हुआ जीव उसको अपने डॉली नाम दिया। और इस डॉली को अपन ने इस प्रकार से उस भ्रूण को इसके अंदर प्रत्यापित कर और अपन ने जो डॉली भेड़ है वो प्राप्त की। इस प्रकार क्लोनिंग विधि द्वारा अपने को बहुत अधिक संख्या में अच्छे गुणों युक्त जीवों को उत्पन्न कर सकते हैं लेबोरेटरी में अच्छी संख्या के अंदर। अभी ये प्रारंभिक अवस्था के अंदर है, इसमें गुण दोष है उनका अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में ये एग्रीकल्चर सेक्टर में पादपों में बहुत बड़े तादाद पर उपयोग में लिए जा रहे हैं। अब आता है ये जो अलैंगिक प्रजनन है, क्या उसके कोई फायदे हैं? तो सबसे पहला फायदा आता है कि इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती, मात्र एक जानवर की आवश्यकता होती है। किसी प्रकार के उसमें मेटिंग की आवश्यकता नहीं होती, जिसके कारण से समय और ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बहुत अधिक लगती है उसके अंदर, वो नहीं होती। तो इसका मतलब हम समय और ऊर्जा का बचाव करते हैं। दूसरा, बहुत अधिक संख्या में इस विधि द्वारा हम संतति प्राप्त कर सकते हैं। जो अच्छे गुण हैं, ट्रेट्स हैं, वो बरकरार रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता, और समसूत्रीय विभाजन, सेल डिवीजन नहीं होने के कारण, अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होने के कारण से इसमें जेनेटिक विविधता, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसलिए जेनेटिक विविधता नहीं आती, और वो गुण एक पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहते हैं।
जब ये क्रॉसिंग ओवर होती है म्यूटेशन के दौरान में, तो कई बार इतना हार्मफुल म्यूटेशन होता है, इतना घातक होता है कि वो उसको स्वयं उस भ्रूण को नष्ट कर देता है। अलैंगिक प्रजनन में इससे बचा जा सकता है, लेकिन इस अलैंगिक प्रजनन के कई दोष भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें किसी प्रकार की जेनेटिक विविधताएं नहीं पाई जाती, जिसके कारण से इस प्रजाति पर संकट के बादल रहते हैं। जब किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आती है तो ये पूर्णतः जाति नष्ट हो जाती है, अपने को बचाने में असक्षम होती है। इसीलिए एक ही बीमारी के झटके में ये अपना अस्तित्व खत्म कर कर विलुप्त हो सकती है। यह इसका सबसे बड़ा दोष है। धन्यवाद। कल अपन लैंगिक प्रजनन के बारे